नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। इस कार्यक्रम में हम देश के अंदर की होने वाली घटनाओं पर खबर के पीछे की खबर लेकर के आते हैं। जैसे जैसे देश में आर्थिक हालत बिगड़ रही है और सामाजिक ताने बाने को नुकसान हो रहा है, इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की आवाज़ें भी बुलंद होने लगी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक से 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार को दिए जाने, जीडीपी की वृद्धि दर सिर्फ 5% रह जाने, बढ़ती बेरोजगारी और असम में एनआरसी का नतीजा पार्टी की आशा के मुताबिक न आने पर पार्टी में कुछ असंतोष की आवाज़ें आ रही हैं। ट्यूसडे को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि भारत को एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो कुछ उसूलों की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ निडर होकर बहस कर सके। पार्टी के सरपरस्त नेताओं में गिने जाने वाले नेता ने ये बात कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी की याद में आयोजित एक सभा में की, जिनकी 28 जुलाई को हैदराबाद में मृत्यु हो गई थी। मुरली मनोहर जोशी से पहले सुब्रमण्यम स्वामी, जसवंत सिंह और लालकृष्ण अडवाणी भी अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के चलाने के तरीके को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। जोशी ने 1990 की दहाई में रेड्डी के साथ अपने ताल्लुकात को याद किया, जब वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों पर एक संसदीय समिति के मेंबर थे। जोशी ने कहा, इस मुद्दे पर वे हर सतह पर अपने नज़रिए को जाहिर करते थे, चाहे वे मंच के सदस्य हों, जनता पार्टी के सदस्य हों या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों। उन्होंने कभी इन मुद्दों पर समझौता नहीं किया। उन्होंने आगे जो कहा वो काफ़ी अहम था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आज ऐसे नेतृत्व की बहुत शदीद ज़रूरत है जो उसूलों पर आधारित हो, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के साफ तौर पर अपने विचार जाहिर कर सकते हैं, इसकी चिंता किए बिना कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश होंगे या नाराज़ होंगे, और उनसे बहस करें। जोशी 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने पार्टी की एकता यात्रा का नेतृत्व किया था। नरेंद्र मोदी उस वक्त एकता यात्रा के आयोजन के कोऑर्डिनेटर थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जोशी ने मंगलवार को अपने भाषण में पार्टी लाइनों पर बातचीत के पुनरुद्धार यानी रिफॉर्म की भी मांग की। जोशी ने कहा, पहले कई फोरम थे जिनमें अलग अलग पार्टियों के लोग थे, जहां उन्होंने कोशिश की और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राय बनाई। उन्होंने कहा कि अब वे कोशिशें दुर्लभ हो गई हैं, बल्कि लगभग ख़त्म हो गई हैं। ऐसी परंपराओं को फिर से जिंदा करना काफ़ी ज़रूरी है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को कहा था कि अगर कोई नई आर्थिक नीति जल्द लागू नहीं की गई तो भारत 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। उनका ये कमेंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पादन यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी विकास दर के 5% तक गिरने के एक दिन बाद आई थी, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि अगर कोई नई आर्थिक नीति नहीं लाई गई तो 5 खरब डॉलर के टारगेट को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। ना तो अकेले हिम्मत, ना सिर्फ नॉलेज ही इकोनॉमी को दुर्घटना से बचा सकती है, इसे दोनों की ज़रूरत है। आज हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि वो अपनी पार्टी में दोनों चीज़ें नहीं देख रहे। इससे पहले 5 सितंबर 2018 को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से उलट नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ 2 लोगों की सरकार है। वाजपेयी कैबिनेट में फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्टर रहे सिन्हा ने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में ये बात कही थी। वाजपेयी और मोदी सरकार के बीच फ़र्क पूछने पर सिन्हा ने कहा, सबसे बड़ा अंतर है कि मेरे वक्त में एक टीम थी,
टीम साथ मिलकर काम करती थी, आज कोई टीम नहीं है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की ओर इशारा करते हुए सिन्हा ने कहा था, अगर कोई टीम है तो उसमें सिर्फ 2 लोग हैं। आपको ये भी बता दूं कि यशवंत सिन्हा ने ये बात भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कही थी। सिन्हा के साथ पटेल से मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नाराज सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मोदी पर चुटकी ली थी। इसके अलावा इसी साल भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 4 अप्रैल को एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक स्टूडेंट शिष्य और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनकी कई पॉलिसियों को क्रिटिसाइज किया था। इसमें सबसे खास बात यह थी कि मौजूदा भाजपा सरकार और सत्ताधारी पार्टी की बांटने की नीति पर सहमति न रखने वाले लोगों को देशद्रोही तक कह दिया जाता है। उन्होंने इशारा करते हुए मोदी और शाह की जोड़ी की आलोचना की थी। आडवाणी की विपक्षी खेमे के कुछ लीडर्स और मीडिया के हलके में कुछ लोगों ने तारीफ की थी। लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था कि पहले लालकृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, अब उनकी संसदीय सीट भी छीन ली। जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते, वो जनता के विश्वास का आदर कैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद अगस्त में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जब नई टीम बनाई तो पार्टी के संसदीय बोर्ड से उन 3 नेताओं का नाम हटा दिया जो भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे थे। उन नेताओं में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे। हालांकि उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी गिरती सेहत की वजह से बहुत पहले से ही सक्रिय राजनीति से अलग हो गए थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की राजनीतिक सक्रियता यानी एक्टिविज्म अभी भी बरकरार है। इस फैसले के बाद साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी में एक नया दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इन 3 नेताओं की भूमिका को पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण अहम बताते हुए एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया और उसमें इन्हें शामिल कर दिया गया। इस मार्गदर्शक मंडल का वजन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया था। तब अमित शाह समेत भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं का कहना था कि ये मंडल मुश्किल वक्त में पार्टी को दिशा दिखाता रहेगा, लेकिन बाद में क्या दुर्गत हुई इन नेताओं की वो सब इन बयानों से जाहिर है। देखा आपने जिस तेजी से देश की इकोनॉमी गिर रही है और सब तरफ से चिंता जताई जा रही है, देश में सामाजिक तनाव बढ़ने से हर देश प्रेमी फिक्रमंद है। मुल्क की तरक्की के लिए सामाजिक एकता और सद्भावना जरूरी है, तभी मुल्क की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। कोई भी विदेशी इन्वेस्टर किसी भी मुल्क में तभी आता है जब उसे पीसफुल हालात मिलें। अगर झगड़े फसाद का डर होगा तो कोई भी कारोबारी कैसे देश में विश्वास करेगा। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार को हालात बेहतर करने में कोई दिलचस्पी हो, क्योंकि जो भी हालात ख़राब करने वाले हैं उनकी हिम्मत अफजाई की जा रही है और पीड़ितों के ही खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।